तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, नहीं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का पार्ट, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। तो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या बोलता है कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है बिटवीन A2 और B2 और प्रोडक्ट आ रहा है 2AB, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में एक स्टेज आएगा जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, वो ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट में रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल का, हाँ, तो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में क्या है कि सपोज A2B2 रिएक्ट कर रहा है, 2AB दे रहा है, तो A2B2 रिएक्ट करने से 2AB जब आएगा तो ट्रांजिशन स्टेट, कोई भी रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन, कोई भी सिंगल स्टेप रिएक्शन, अगर कोई भी सिंगल स्टेप रिएक्शन हो रहा है बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ओके, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक स्टेट आता है जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट में ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग एंड न्यू बॉन्ड फॉर्मिंग प्रोसेस होता है। न्यू बॉन्ड फॉर्मिंग, ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग, न्यू बॉन्ड फॉर्मिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ए के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस होगा, बी के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस होगा, और लेकिन ए बी के बीच में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मिंग प्रोसेस, ये होगा बॉन्ड फॉर्मिंग प्रोसेस, बॉन्ड फॉर्मिंग प्रोसेस। तो बॉन्ड फॉर्मिंग प्रोसेस होगा या बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस होगा ट्रांजिशन स्टेट में, होके प्रोडक्ट देगा। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऐसे ही नहीं आएगा, उनके बीच में बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड फॉर्म होगा, तो फाइनली ए बी प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, समझ में आया? ये हर एक सिंगल स्टेट, हर सिंगल स्टेप रिएक्शन में एक ट्रांजिशन स्टेट आता है। ट्रांजिशन स्टेट में जो एनर्जी रहेगा उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। ओके, एनर्जी इन ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। ट्रांजिशन स्टेट को भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ट्रांजिशन स्टेट का दूसरा नाम है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सर ये थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए देना पड़ता है ना? नहीं, थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी, पहुंचने के लिए जो देना पड़ता है वो एक्टिवेशन एनर्जी। ये देखो ग्राफ देखो, सपोज हम लोग ऐसे लिए तो ये हो गया एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट हो गया, और ये जो एनर्जी है ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को ETH बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट है, ये हो गया प्रोडक्ट, उनके बीच में जो स्टेट आएगा ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पे आएगा ट्रांजिशन स्टेट, तो इस स्टेट को हम लोग बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो जो स्टेट में रहेगा जिसका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा वही ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी जो होगा EA
एक्टिवेशन एनर्जी, ये इज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी होगा ETH माइनस ER। तो ETH क्या होगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी। हाँ, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अगर गिवन नहीं है तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड ही लेना है, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड लेंगे और एक्टिवेशन एनर्जी रिवर्स लेंगे तो थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड होगा या एक्टिवेशन एनर्जी रिवर्स होगा, दोनों में कोई एक नाम देंगे। और थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होगा एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड। ओके, ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, ये एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी। और थ्रेशोल्ड एनर्जी में क्या रहेगा? इसमें ऐसे रहेगा A और B, ऐसे रहेगा A2 और B2। और ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा? ऐसे रहेगा A B, बॉन्ड ब्रेक होगा और न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा, उनके बीच में न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा AB AB। ये बॉन्ड फॉर्मिंग हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मिंग हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है। तो ये यहाँ पे जब पहुँच गया, यहाँ पे क्या हो गया? इसका प्रोडक्ट आ गया। वो प्रोडक्ट क्या होगा? AB और AB। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन होता है। और ये रिएक्शन होने के लिए हमारा 2 बैरियर क्रॉस होना है। एक है ओरिएंटेशन बैरियर, दूसरा है उसका एनर्जी बैरियर। अगर एनर्जी बैरियर इससे ज़्यादा है तो रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट देगा। अगर ओरिएंटेशन बैरियर है तभी प्रोडक्ट देगा, नहीं तो प्रोडक्ट नहीं आएगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? तो उसके बाद हम देखते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, नोट कर लिए सब लोग? हाँ, मैं स्टार्ट किया था, जस्ट स्टार्ट किया था। उसके बाद आगे भी थोड़ा बहुत है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पेज में चलता हूँ। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन क्या है? आर्हेनियस ने एक फॉर्मूला बताया। वो फॉर्मूला क्या है? K इज इक्वल टू Z इंटू रो इंटू e⁻ EA बाय RT। ये एक फॉर्मूला बताया, दैट इज इक्वल टू A इंटू e⁻ EA बाय RT। ठीक है, तो इसमें K क्या है? रेट कांस्टेंट। Z क्या है? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ कॉलिजन पर यूनिट टाइम एंड यूनिट वॉल्यूम। हाँ हाँ, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, पिछला जो कराया वो सब रिवीजन था। ठीक है, अब आर्हेनियस इक्वेशन जो है, इस फॉर्मूला से हम लिख सकते हैं K है रेट कांस्टेंट, Z इज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम Z है, रो क्या है?
फ्रैक्शन फॉर ओरिएंटेशन बैरियर, फ्रैक्शन फॉर ओरिएंटेशन बैरियर, ओके। और e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी क्या है? ये है फ्रैक्शन फॉर एनर्जी बैरियर, ठीक है। और e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी को हम लोग बोल सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स which fraction of molecules which can cross over the threshold energy barrier, or fraction of molecules which are एक्टिव पासिव था ना, क्या क्या नाम था? एक्टिव और इफेक्टिव कॉलिजन्स, हाँ, इफेक्टिव कॉलिजन्स। तो e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी जो होगा वो टोटल कॉलिजन्स से कितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो कि एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल बैरियर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका मतलब यही है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच कैन क्रॉस ओवर द थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर। जो एनर्जी बैरियर क्रॉस करने का फ्रैक्शन जो है परसेंटेज बाई 100 जो है उसको e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी बोलते हैं। रो को बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ ओरिएंटेशन बैरियर, मतलब ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन कितना है उसका नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसका जो रेशियो है वो है रो। तो A इज इक्वल टू आरएनियस कांस्टेंट, A इज इक्वल टू आरएनियस कांस्टेंट, और A क्या होता है? Z इंटू रो। A हमेशा Z इंटू रो होता है, ठीक है। A इज इक्वल टू Z इंटू रो, A मतलब आरएनियस कांस्टेंट। फॉर ए गिवन रिएक्शन A वैल्यू कांस्टेंट है, इट इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन रिएक्शन। एक रिएक्शन के लिए ए जो है वो एक कांस्टेंट है, मतलब उसका ओरिएंटेशन बैरियर एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन बैरियर, एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। कोई गिवन रिएक्शन के लिए ओरिएंटेशन बैरियर हमेशा कांस्टेंट होता है। तो जेड इंटू रो को हम लोग लेंगे, एक कांस्टेंट है, उसको बोलेंगे आरएनियस कांस्टेंट। आरएनियस कांस्टेंट को भी बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो आरएनएस कांस्टेंट को प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं, ओके। और इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी फैक्टर जिसका ओरिएंटेशन बैरियर क्रॉसओवर हो गया ए। तो ओवरऑल हम लोग ये वैल्यू में जो है k इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ये आरएनएस इक्वेशन हो गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? मतलब हमारा टोटल कॉलिजन हो गया जेड हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन। तो जेड हमारा टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन होने से उसमें अगर ओरिएंटेशन बैरियर मल्टीप्लाई कर दोगे जेड में तो ये आएगा आरएनएस कांस्टेंट ए। तो आरएनएस कांस्टेंट जो ए क्या होगा, मतलब टोटल कॉलिजन में प्रॉपर ओरिएंटेशन में कितना मॉलिक्यूल है।
तो प्रॉपर ओरिएंटेशन में टोटल कॉलिजन में जितना मॉलिक्यूल है वो हो गया ए, ठीक है। तो कोई रिएक्शन का ए वैल्यू कांस्टेंट रहेगा और e टू द पावर माइनस ए बाई आर टी होगा उसका एनर्जी बैरियर। तो एनर्जी बैरियर जो है मतलब कितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस करके प्रोडक्ट दे सकता है। टोटल में से सभी मॉलिक्यूल क्रॉस करके प्रोडक्ट नहीं दे सकता। तो यहाँ पे जो हमारा ग्राफ ऐसा रहता है ना, तो ऐसे ये जो है यहाँ पे मॉलिक्यूल यहाँ जाता है, कुछ मॉलिक्यूल वापस आ जाता है, कुछ मॉलिक्यूल क्रॉस करके उस तरफ चला जाता है। तो जो जो मॉलिक्यूल क्रॉस करके चला गया उसका नंबर, भाई जो मॉलिक्यूल वापस आ गया और टोटल मॉलिक्यूल जो है तो जितना क्रॉस किया डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूल, इसका रेशियो होगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच कैन क्रॉस ओवर द थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर। वो वैल्यू होता है इतना e टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, ठीक है। तो इसको ये इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं आरएनएस कांस्टेंट, राइट। नोट कर लिए। नोट कर लिया कि नहीं? तो अभी जो आरएनएस कांस्टेंट है, हम अगर दोनों साइड में ln यूज कर देंगे, ln k इज इक्वल टू क्या आएगा, ln a माइनस ln e टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। तो ln टू द बेस e अगर लेंगे तो e टू द पावर e 1 हो गया, तो ये आएगा ln a माइनस ए बाई आर टी। लॉग टू दी बेस ई को ln लिखते हैं, मालूम है कि नहीं। लॉग टू दी बेस 10 होता है, लॉग टू दी बेस ई होता है, लॉग टू दी बेस कुछ भी हो सकता है, लॉग टू दी बेस ई रहेगा तो ln लिखते हैं। तो इसको अगर लॉगारिथम में चेंज करोगे ln इज इक्वल टू 2.303 लॉग, मतलब लॉग टू दी बेस 10 आएगा। तो ये 2.303 लॉग ए माइनस ए बाय आर टी। तो इसमें क्या होगा, लॉग ए इज इक्वल टू लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ए बाय थर्ड लाइन में। हाँ हाँ, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। तो हो गया ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ए बाई 2.303 आर टी। क्लियर है। आरएनएस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आ चुका है जेई में, जेई मेंस, जेई एडवांस। तो कंप्लीट हो गया। सर ये मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ, ये एक्टिवेशन एनर्जी। कंप्लीटेड हो गया। इज इट कंप्लीटेड? हाँ सर।
हाँ, मैं ग्रुप में भेजा हूँ ना ये पीडीएफ, मिला नहीं? इसको फिर से आज भेज दूंगा नहीं तो, ठीक है? ओके ओके, ये तो सेव है ही, इसको फिर भेज देंगे। तो ये हो गया है आरएनएस इक्वेशन हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये हमारा आरएनएस इक्वेशन है, ठीक है? जो अभी, अरे ये क्या हो गया, जो अभी मैंने बताया ये आरएनएस इक्वेशन है। आरएनएस को नोबेल प्राइज मिला हुआ है, ठीक है? आरएनएस वाज द थर्ड साइंटिस्ट टू गेट नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। फर्स्ट वेंटॉप, देन फिशर, एमिल फिशर, देन आरएनएस। इन 1901 में उनको मिला है नोबेल प्राइज। 1899 से पहले केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज स्टार्ट हुआ। तो इसमें ये बोल रहा है कि अगर हमारा T, if T tends to 0, K tends to what? And if T tends to infinity, K tends to what? Tell me. Sir, if t tends to 0, k tends to a. So k tends to 0. T tends to infinity, k tends to a. देखो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी को लिख सकते हैं 1 बाई ई टू द पावर प्लस ई ए बाई आर टी, ठीक है? अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं, अगर t टेंस टू 0 तो 1 बाई 0 टेंस टू इन्फिनिटी, तो a e टू द पावर 1 बाई 0 इन्फिनिटी, e टू द पावर 0 इन्फिनिटी ऑल्सो क्या? Infinity. इन्फिनिटी होगा ना, तो e टू द पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया, तो a बाई इन्फिनिटी कितना होगा? 0 होगा ना। तो k टेंस टू, if t tends to 0, if t tends to 0, k tends to 0, ठीक है? तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे k वर्सेस रेट कांस्टेंट k वर्सेस t, तो ये ग्राफ कैसे आएगा? when t tends to 0, k tends to 0, when t tends to infinity, k tends to a। मान लो यहाँ पे एक a है, ठीक है? तो ये क्या करेगा? ऐसे करके जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है? ये होगा, ग्राफ होगा, रेट कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ऐसे आएगा। ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा। क्लियर है? टेल मी, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। व्हेन t इज वेरी हाई, k इज इक्वल टू a। और एक बात है, यूनिट ऑफ k, यूनिट ऑफ k is equal to unit of a. Why? Because e to the power minus e by r t is a fraction, ये फ्रैक्शन है, ठीक है? तो a का यूनिट जो होगा, k का यूनिट वही होगा। ओके, सपोज फर्स्ट ऑर्डर है, रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, तो यूनिट ऑफ k होता है क्या? सेकेंड इनवर्स। k का यूनिट होगा सेकेंड इनवर्स, तो a का भी यूनिट होगा सेकेंड इनवर्स, ठीक है? तो a जो होगा वो z इंटू रो होगा। z का यूनिट होता है टाइम इनवर्स और वॉल्यूम इनवर्स, ठीक है? तो रो वॉल्यूम अगर होता है कैंसिल हो गया तो टाइम इनवर्स होगा। तो जो भी है, तो अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, ऐसे करके ये फॉर्मूला से एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट है, तो जो मैं बोल रहा था फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ना,
विच आर इफेक्टिव कॉलिजन जेड डेल्टा एन बाई एन, तो इसको हम ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, अगर हम लॉग के वर्सेस 1/t का ग्राफ करेंगे तो लॉगरिदम में ये आया हमारा क्या एक्सप्रेशन, तो लॉगरिदम में हमारा एक्सप्रेशन आया ये लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाय 2.303 इंटू 1/t। अगर लॉग के को हम y एक्सिस में लेंगे और 1/t को x एक्सिस में लेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन आएगा। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन आएगा। तो जिसमें स्लोप हो गया नेगेटिव, जिसमें स्लोप नेगेटिव हो गया और y इंटरसेप्ट हो गया पॉजिटिव, तो लॉग के वर्सेस 1/t को हम लोग ड्रॉ किए। तो लॉग के वर्सेस 1/t को हम ग्राफ ड्रॉ किए। यहाँ देखो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, उसका जो भी थीटा होगा ग्रेटर देन 90, तो tan थीटा होगा माइनस ई ए बाई 2.303 आर, तो दैट इक्वल्स टू माइनस ऑफ tan 180 माइनस थीटा ओ ए बाई ए सी। ग्राफ का ओ ए बाई ये जो टच करेगा ओ सी करके, तो इससे हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी भी इससे आ जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी होगा ओ ए बाई ओ बी इंटू 2.303 आर। ठीक है, अगर हमारा 2 टेम्परेचर में इसका रेट कांस्टेंट दिया है या 3 टेम्परेचर में रेट कांस्टेंट दिया है, तो लॉग ऑफ रेट कांस्टेंट ले लो और 1/t ले लो एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में इसको लेके तीनों पॉइंट को जॉइन करो, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन में जो इंटरसेप्ट आएगा ओ ए बाई ओ सी कर दो, तो स्लोप आ जाएगा, स्लोप जो है 2.33 आर कर दो, तो एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगा। क्लियर है, बोलो कोई। हाँ ओ ए बाई ओ बी, इसको ओ बी लिया है, यहाँ पे ओ ए बाई ओ बी लिया है। सही है। अगर हमें चाहिए आरएनएस कांस्टेंट, तो आरएनएस कांस्टेंट क्या है, ये वाला वैल्यू होगा लॉग है। सही है कि नहीं बोलो, ये लॉग है। ठीक है, तो ग्राफ से हम आरएनएस कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी भी निकाल सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं बोलो। तो ग्राफ, हाँ एक्चुअली हम लोग ग्राफ से ही उसका ये वैल्यू निकालते हैं। इसका आरएनएस कांस्टेंट जो है वो थियोरेटिकल एजम्पशन है कि ऐसे होता है, तो हम ग्राफ से ही उसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ओके, लॉग ए इज इक्वल टू उसका जो वाई इंटरसेप्ट। क्लियर है, तो हम एक काम करेंगे, टेम्परेचर को चेंज कर देंगे। तो टेम्परेचर चेंज करने से रेट कांस्टेंट चेंज होगा कि नहीं होगा बोलो, चेंज होगा। तो टेम्परेचर चेंज करने से उसका एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं होता है, एक्टिवेशन एनर्जी सेम रहेगा, और उसका जो आर वैल्यू है, गैस कांस्टेंट का जो आर वैल्यू है वो भी चेंज नहीं होता है। तो इस इक्वेशन को हम लोग कैसे रीराइट करेंगे, लॉग के वन इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 आर इंटू 1/T1। तो टेम्परेचर हम T1 में रेट कांस्टेंट हो गया K1, अगर टेम्परेचर हम T2 लेंगे तो उसका रेट कांस्टेंट हो जाएगा K2। तो 2 डिफरेंट टेम्परेचर में 2 रेट कांस्टेंट है, तो उसका इक्वेशन ऐसे आएगा। 2 इक्वेशन आया, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को क्या करो, सब्सट्रैक्ट कर दो, लॉग K2 माइनस लॉग K1 कर दो। अगर हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे लॉग K2 माइनस लॉग K1 रेट कांस्टेंट, इक्वेशन 5 माइनस 4, तो क्या होगा,
लॉग ए माइनस लॉग ए कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें आएगा माइनस ई ए बाई 2.03 इंटू 1/T2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई ए बाई 2.03 इंटू 1/T1। ठीक है, तो log m माइनस log n होता है log m/n, तो K2/K1 हो जाएगा इज इक्वल टू ई ए बाई 2.33 आर कॉन्स्टेंट ले लो, कॉमन ले लो, ई ए बाई 2.303 आर कॉमन ले लो, कॉमन लेने से आएगा 1/T1 माइनस 1/T2 ये आएगा। ये जो आ गया ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब इस फॉर्मूला को हम लोग और एक तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे, 2.03 आर है, इसमें एलसीएम ले लेंगे T1 T2, तो T2 माइनस T1 हो जाएगा, तो log K2/K1 होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर का है। टेम्परेचर चेंज करने से रेट कांस्टेंट कैसे चेंज होता है इस फॉर्मूला से आएगा। क्लियर है? सर टेम्परेचर चेंज करने से एक्टिवेशन एनर्जी क्यों नहीं बदल रहा है? नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं बदलेगा। एक्टिवेशन एनर्जी क्योंकि उसका थ्रेशोल्ड एनर्जी कांस्टेंट है, कोई रिएक्शन का थ्रेशोल्ड एनर्जी कांस्टेंट है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर वो चेंज होता है, ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी चेंज होता है, उसका आरएनएस कांस्टेंट चेंज नहीं होता है, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं होता है, क्योंकि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, इसीलिए। तो इसका रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आएगा, तो ये क्वेश्चन तुम लोग देख लो, 2-4 क्वेश्चन, उसके बाद जेई का क्वेश्चन करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा। एक मैं बढ़िया क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, मैं चलता हूँ फिर ब्लैक बोर्ड में, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिखो, lactobacillus bacteria converts lactose to lactic acid, convert मिल्क लैक्टोज ले लेंगे, कन्वर्ट मिल्क लैक्टोज टू लैक्टिक एसिड, जो कि कर्ड में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, मिल्क लैक्टोज टू लैक्टिक एसिड, ओके, एट टेम्परेचर 27 degrees Celsius, it requires 12 hours to complete the reaction. But if it is kept at 7 degrees Celsius, it takes 36 hours to 24 आवर्स ले लो, ठीक है, 24 आवर्स टू कंप्लीट
complete the reaction. Okay, calculate the activation energy for conversion of milk to curd, yogurt. Yes, sir. Conversion of milk to कर्ड. ठीक है. Yes, sir. तो मिल्क से कर्ड जो चेंज होता है ना, उसका एक्टिवेशन एनर्जी तुम लोग घर में एक्सपेरिमेंट करके बना सकते हो. तुमको टाइम आइडेंटिफाई करना है, कितना टाइम में कितना टेम्परेचर में मिल्क कर्ड में चेंज हो रहा है, और विंटर सीजन में क्या हो रहा है, समर सीजन में क्या हो रहा है, वो उसको देखते हुए. हाँ, लेट होता है. और दही, हाँ एक चीज़ याद रखो, दही जो है ना, स्टोमक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा दही खाने से ठीक हो जाता है. दही इज़ गुड फॉर हेल्थ. ठीक है. रोज़ सुबह मॉर्निंग में दही खाना चाहिए. इन एवरी मॉर्निंग व्हेन यू ईट दही बाय पुटिंग सॉल्ट इनटू इट. डोंट पुट शुगर. शुगर उसमें डालने से दही का जो मेडिसिनल इफेक्ट है वो कम हो जाता है. ठीक है. तो उसमें शुगर डाल के खाना चाहिए, ये रूल है. ठीक है. लेकिन हम लोग मिष्टी दही खाते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, उसका भी मेडिसिनल इफेक्ट रहेगा, ख़राब नहीं है. तो नेक्स्ट इसका कैसे करें ये क्वेश्चन बताओ. एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालें. Yes, sir. Yes, sir. लॉग किट, हाँ इसमें T1 दिया है. दो टेम्परेचर ले लेते हैं, एक 7 डिग्री का ले लेते हैं. 273 प्लस 7 ले लो, 280 केल्विन. लो टेम्परेचर को हमेशा T1 लो, ये अच्छा है. हाई टेम्परेचर को T2 लो. 273 प्लस 27, ये हो गया 300 केल्विन. टेम्परेचर दिया हुआ है, लेकिन K2/K1 कैसे आएगा. ये तो जो रिएक्शन का टाइम दिया है उससे K कैसे पता चलेगा. देखो, K इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा. समझ में आया कि नहीं. तो K जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम इसलिए होगा क्योंकि टाइम अगर ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है. रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है तो रेट कांस्टेंट कम होगा. तो टाइम अगर कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा और रेट कांस्टेंट भी ज़्यादा होगा. तो K इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. ठीक है. तो हम लोग क्या बोलेंगे, K1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/24. K2 बोलेंगे 1/12. तो हम लोग K2/K1 लेंगे तो क्या आएगा, 1/12 एंड इंटू 1/24 इज इक्वल टू 2 आएगा. है कि नहीं, बोलो. तो उसके बाद और बोलने का नहीं है. log K2/K1 log 2 पुट कर दो, ये बाय 2.303. R को कैलोरी में ले लो, 2 लोगे तो कैलोरी में आएगा. T2 माइनस T1 हो जाएगा 20. T2 इंटू T1 होगा 300 इंटू 280.
ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे हमारा एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगा कि नहीं, बोलो, टेल मी, समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो जो क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में टाइम दिया है, मिल्क जब दही जमता है उसका टाइम दिया है। हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी निकालना चाहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला है और कोई फॉर्मूला नहीं है। आर्हेनियस इक्वेशन से ही हम लोग कोई भी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। तो log K2 by K1 इक्वल टू ये बाई 2.03 R T2 माइनस T1 बाई T1 T2। मैंने लोअर टेम्परेचर को T1 ले लिया तो 7 डिग्री सेल्सियस 280 केल्विन। हायर टेम्परेचर को मैंने T2 ले लिया 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन। ठीक है। तो T2 बाई T1 अगर log T2 T1 जो आ गया तो T2 T1 आ गया तो K2 K1 आ गया तो हमारा ये एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगा। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं क्वेश्चन के हिसाब से कि जो रेट कांस्टेंट होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा। तो टाइम अगर 12 घंटा लिया तो उसका रेट कांस्टेंट 1/12 के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो 27 डिग्री सेल्सियस को हम K2 लिए तो K2 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/12, K1 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/24। ठीक है। तो K1 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/24, K2 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/12। तो K2 बाई K1 कर लो तो 2 आएगा। तो फिर log K2 बाई K1 की जगह log 2 पुट कर दो, ये बाई 2.03 R को कैलोरी में ले लो, ये कैलोरी में आएगा। अगर R के जगह 8.314 लोगे तो जूल में आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो अभी हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। रिएक्शन विथ लो एक्टिवेशन एनर्जी इज फास्ट। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा तो रिएक्शन फास्ट होगा। व्हाइल दोज ऑफ हायर एक्टिवेशन एनर्जी आर स्लो। एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगा तो रिएक्शन स्लो होगा। ये ऑब्वियस है, सही है कि नहीं? The reaction rate almost doubles for each 10 degree rise in temperature, although frequency does not change appreciably. तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा है तो रिएक्शन डबल हो गया विथ 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, जो कि टेम्परेचर कोफिशिएंट का बात कर रहा है। ये डबल से ट्रिपल हो सकता है, तो यहाँ पे डबल दिया है। तो फिर क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन with having activation energy 39.3 किलो कैलोरी पर मोल। एक्टिवेशन एनर्जी दिया है तो ये क्या बोल रहा है कि रेट कांस्टेंट कितना होगा। ये थर्ड है। फोर्थ क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द फैक्टर बाय व्हिच रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज फॉर ए टेम्परेचर राइज फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस, that is from 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज 35। अच्छा, ये सब अलग अलग क्वेश्चन है, कोई लिंक नहीं है। ठीक है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ये दिया है, ये दिया है, तो फैक्टर बाय विच रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड। हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन नहीं लग रहा। तो इसका एक्सप्लेनेशन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन में कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, ये उसका एक्सप्लेनेशन पूछ रहा है। वाई? सर बिकॉज अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा तो मतलब रिएक्शन जल्दी थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंच जाएगा। अब उसको मैथमेटिकली हम लोग ऐसे बता सकते हैं, K इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। सही है। अगर हमारा ई ए ज़्यादा है तो K कम होगा, सही है कि नहीं? अब देखो, ई ए अगर ज़्यादा है यहाँ पे K कम होगा। बस
एट ए गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम फिक्स कर दिए, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं, ए भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, अगर ये ज़्यादा हो गया के कम होगा। इससे हम प्रूव कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आरएनएस इक्वेशन को लेके ही हम प्रूव कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है। और उसके बाद अगर थर्ड बीट जो पूछा है, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट इफ रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी दिया है, तो रेट कांस्टेंट निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है। तो उसके लिए ए वैल्यू चाहिए, ए वैल्यू अगर दिया है, एक्टिवेशन एनर्जी दिया है, तो रेट कांस्टेंट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन में ए वैल्यू नहीं लिखा है, ए वैल्यू देना चाहिए, नहीं तो नहीं कर सकते। यहाँ पे ए वैल्यू नहीं दिया, लेकिन सॉल्यूशन में ले लिया है। ठीक है। तो ए वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन करेगा 1.11 इंटू 10⁻11, 1.11 इंटू 10⁻11 सेकेंड इनवर्स। तो ए दिया है, एक्टिवेशन एनर्जी दिया है, तो रेट कांस्टेंट हम फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, log k इक्वल टू log a माइनस ई ए बाई 2.03 RT। सही है। हाँ हाँ, तब इसको फिर कैलकुलेटर यूज लगेगा, यहाँ पे लॉग टेबल से हो जाएगा। लेकिन सर टेम्परेचर 573 केल्विन दिया है ना, वो यहाँ पे नहीं दिया। हाँ, क्वेश्चन में भूल गया देना, टेम्परेचर 576 ना, 573 केल्विन लिखा है। ठीक है। ओके। हाँ, ये एक बढ़िया ये तो कुछ लिखा नहीं है इसमें, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। एक काम करते हैं, मैं जेई का क्वेश्चन करता हूँ फिर। नहीं, क्या बोलो। एक क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए, तुम लोग ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, इलस्ट्रेशन 20, ये ट्राई करो, तब तक मैं जेई का क्वेश्चन लाता हूँ। हुआ क्या, इलस्ट्रेशन 20 हो गया। ये बोल रहा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्रॉसिंग ओवर द एनर्जी बैरियर एट 325 केल्विन। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होगा बोलो। परसेंटेज ऑफ reactant molecules, percentage of reactant molecules crossing over the energy barrier, crossing over the energy barrier, crossing over the energy barrier, percentage of reactant molecules crossing over the energy barrier at 325 केल्विन क्या होगा। यस, ये फ्रैक्शन है, उसमें 100 मल्टी, इसमें 100 मल्टीप्लाई कर दो। ये लेकिन फॉरवर्ड लेना है, याद रखो, ये क्या लेना है, फॉरवर्ड लेना है।
लेकिन क्वेश्चन में बैकवर्ड दिया है, तो कैसे करेंगे? हम लोग जानते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड, ये हम लोग जानते हैं। तो ये फॉरवर्ड होगा डेल्टा एच प्लस ये बैकवर्ड। तो डेल्टा एच दिया है 0.12 किलो कैलोरी, 0.12 प्लस ये बैकवर्ड 0.02, मतलब 0.14 किलो कैलोरी हो गया हमारा ये फॉरवर्ड। तो ये फॉरवर्ड हो गया 0.14 किलो कैलोरी, ठीक है। तो e टू द पावर माइनस ये फॉरवर्ड बाई आर टी इंटू 100। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, e टू द पावर माइनस ये फॉरवर्ड कितना हो गया 0.14 किलो कैलोरी, तो 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई करो, कैलोरी आ गया। r कैलोरी में 2 ले लो, t कितना है इसका, t है 325। तो ये वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल दो इंटू 100। एग्जाम में इसका वैल्यू का, ये वैल्यू का वैल्यू देगा, ये जो एक्सप्रेशन है ना e टू द पावर समथिंग है, ई टू द पावर 1 2.71 होता है ना, ऐसे कुछ ई स्क्वायर। तो ये एग्जाम में वैल्यू तो प्रोवाइड करेगा, चिंता मत करो, ये वैल्यू दे देगा, ये ऐसे देगा, ऐसे करके लिखेगा e टू द पावर माइनस 140 बाई 2 इंटू 325 इज इक्वल टू 0.8065, ये दे देगा। नहीं तो वो ट्रिक, हाँ ऐसे भी कर सकते हो, ln करके भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा आंसर। सही है क्या, बन जाएगा ना? सर इसका आंसर कितना है? 80.65 दिया है आंसर। अब जेई एडवांस का क्वेश्चन करते हैं, मैं जाता हूं ब्लैक बोर्ड में। अब हम जेई एडवांस का क्वेश्चन करते हैं। जेई एडवांस 1990 का है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में लिखता हूं, इफ आर्हेनियस इक्वेशन इफ ए दिया है, ए इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर 13 सेकेंड इनवर्स, एंड ई ए दिया है 98.6 किलो जूल पर मोल। At what temperature? At what temperature the half life of this first order reaction will be 10 minutes, will be 10 minutes। कैसे करें?
हम्म मिल जाएगा और उसका के मिलेगा फिर 8 और निकाल लेंगे। अच्छा वहाँ पर बैठा देगा तो हो जाएगा, टी निकल जाएगा। रेट कांस्टेंट मिनट में आया, लेकिन ये ए वैल्यू सेकेंड इनवर्स में दिया है, ठीक है। तो 10 मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ, इसमें स्टूडेंट गलती कर देता है, ठीक है। तो ऐसे सेकेंड इनवर्स में आएगा, के आ गया, के इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब ए है 4 इंटू 10 टू द पावर 13 इंटू ई टू द पावर माइनस, ये है 98.6, लेकिन किलो जूल में दिया तो इंटू 10 टू द पावर 3 करो जूल में, बाय आर है 2 इंटू टी कितना है इसका, वही चाहिए। नहीं तो इसको ऐसे कर सकते हो, लॉग के, लॉग के इज इक्वल टू, जूल में दिया है तो 8.31 ले लो फिर, नहीं तो 314, ओके। तो लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाय 2.303 इंटू आर इंटू 1/t, ऐसे करके कर सकते हैं। तो ये इजी क्वेश्चन हो गया, नहीं तो इससे इजी ही आता है, ओके। तो अभी नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 1993 का क्वेश्चन है। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ा रहेगा और क्या, उसके लिए लॉग टेबल, लॉग का वैल्यू एग्जाम में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। 93 में एक क्वेश्चन आया, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए टू बी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए टू बी दिया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिक्वायर्स एक्टिवेशन एनर्जी, इसका एक्टिवेशन एनर्जी दिया है 70 किलो जूल पर मोल। When a 20% solution of A was kept, when a 20% solution of A was kept at 25 degrees Celsius, at 25 degrees Celsius for 20 minutes, for 20 minutes 25% of decomposition took place, 25% of what will be the percentage decomposition in the same time, what will be the percentage decomposition in the same time, in the same time in a 30% solution, in a 30% solution maintained at 40 degrees Celsius, maintained at 40 degrees Celsius. Assume activation energy remains constant. इसको हम एज्यूम करते हैं, ठीक है, करो, सोचो कैसे करना है बताओ, ओके। अगर हो जाएगा तो कैलकुलेटर है तो आंसर बताओ फिर।
एज्यूम एक्टिवेशन एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, उससे पहले चाहिए सॉल्यूशन मेंटेन्ड एट 40 डिग्री सेल्सियस, सॉल्यूशन मेंटेन एट 40 डिग्री सेल्सियस। सर पहले ये log k2 by k1 is equals to इक्वेशन था, उससे हम k1 by k2 का रेशियो निकाल लेंगे, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम इक्वेशन में लिखेंगे k2 is equals to k1 और k minus k t, इस इक्वेशन से k1 का वैल्यू निकाल लेंगे और k1 by k2 का रेशियो हमको मिला था पिछले इक्वेशन से, वहाँ से k2 निकाल लेंगे और फिर टाइम निकाल लेंगे। हाँ, इसमें दो ही फार्मूला है, उसको इधर उधर करना है। एक आरएनएस फार्मूला है और फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट का फार्मूला है, उस दोनों फार्मूला से ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिए ना, कर दें। देखो जेई एडवांस का क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है, लेंदी होता है। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा होता है। 3-4 जेई मेंस का क्वेश्चन को मिक्स कर दो तो एक जेई एडवांस का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये करते हैं, क्वेश्चन जैसे जैसे देगा ऐसे ऐसे सोचना है। तो उसके लिए मैं पहला क्वेश्चन को मिटाता हूँ। ओके, नहीं तो स्पेस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो बोर्ड नहीं है। ओरिजिनल बोर्ड होता तो बहुत स्पेस, बड़ा बड़ा बोर्ड होता है। हमारा जो बोर्ड है ना, वो स्कूल से भी लंबा है। तो अब यहाँ करते हैं, मैं मिटा दिया, मिट गया। अब ये क्यों जा नहीं रहा? तो आप देखो, ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में क्या बोला, ये फास्टर, हाँ ठीक है, फास्टर इक्वेशन यूज़ करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी दिया है, बढ़िया है, आरएनएस इक्वेशन यूज़ करेंगे। 20% सोल्यूशन हम लिए, सोल्यूशन का 20% लिए। ठीक है, तो 0.2 20% सोल्यूशन ए, कॉन्सेंट्रेशन सपोज ए हो गया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो 20% सोल्यूशन हम लोग लिए, तो इसको हम इनिशियली लिए A0। 20% सोल्यूशन वाज केप्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस एट 298 केल्विन में हम रखे। ठीक है, फॉर 20 मिनट्स, अच्छा इसको 20 मिनट्स के लिए रखे, टाइम इज इक्वल टू 20 मिनट्स। तो क्या हुआ, 25% ऑफ द डिकम्पोजिशन टेक प्लेस, तो इसका 25% डिकम्पोजिशन हुआ। तो इनिशियली 20% कोई सोल्यूशन का था, उसका 25% डिकम्पोजिशन हुआ, तो 80 कितना होगा, 80 होगा। इसका 25% डिकम्पोजिशन हुआ, मतलब कितना परसेंटेज बचेगा, 75% बचेगा। 25% चला गया तो इसका 75% बचेगा, मतलब 75/100 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 0.2A, 0.2A बचेगा, ये हमारा 80 बचेगा टेक प्लेस। तो ये बचेगा, A0 दिया, 80 दिया, T दिया, तो रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं हम लोग। 298 केल्विन में रेट कांस्टेंट आ जाएगा।
तो ये सब दिया है, मतलब रेट कांस्टेंट आ जाएगा, निकाल देते हैं, ज़रूरत पड़ेगा। 2.303 बाई टी है 20 रेट कांस्टेंट, लॉग A0 बाई 80 यही है। तो A0 बाई 80 कितना होगा? तो 2.303 बाई 20 लॉग A0 बाई 80 कितना होगा? A0 बाई 80 करोगे, ए कैंसिल, 0.2 कैंसिल, तो 1/0.7 आएगा, यही तो 1/0.7 आएगा, तो 75 देखो, चेक करो, 1/0.75 आएगा। ठीक है, 298 केल्विन में रेट कांस्टेंट हमें मिल गया, जो इंफॉर्मेशन दिया था। तो उसके बाद क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? व्हाट विल बी द परसेंटेज डिकम्पोजिशन, कितना परसेंटेज डिकम्पोजिशन होगा, मतलब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज डिकम्पोजिशन होगा इन द सेम टाइम, टाइम सेम 20 मिनट्स, ठीक है, टाइम लिख देते हैं 20 मिनट, नहीं तो भूल जाएंगे हम, क्वेश्चन पढ़ते ही लिख दो जो डाटा दिया है। सेम टाइम इन ए 30% सोल्यूशन मेंटेन एट 40 डिग्री सेल्सियस, तो इनिशियली जो लिया है 30% लिया है सोल्यूशन का, मतलब 0.3 लिया है, इनिशियली 0.3 लिया है, तो कितना परसेंटेज इसका डिकम्पोजिशन होगा? मेंटेन एट 40 डिग्री सेल्सियस, ओहो इसका टेम्परेचर अलग कर दिया, तो इसका जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस में लेंगे, तो इसका डिकम्पोजिशन कितना होगा? एज्यूमिंग एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट, तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट रहेगा बोल रहा है, ठीक है। तो 40 डिग्री सेल्सियस में कितना डिकम्पोज होगा, इसका A0 दिया है, कितना डिकम्पोज होगा, इस टाइप का क्वेश्चन हम किए थे, लेकिन उसके लिए हमें रेट कांस्टेंट चाहिए। तो मतलब रेट कांस्टेंट 40 डिग्री सेल्सियस में कितना है नहीं मालूम, तो अगर रेट कांस्टेंट 40 डिग्री सेल्सियस में कितना है मिल जाता है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी तो दिया है, अच्छा एक्टिवेशन एनर्जी दिया है ऊपर, तो इसका मतलब रेट कांस्टेंट 40 डिग्री सेल्सियस में हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? तो log K 40 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय K 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी बाई 2.303 R इंटू T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 क्या है? 40 मीन्स 273 प्लस 40 313, so 313 minus 298 divided by 313 into 298, एक्टिवेशन एनर्जी दिया है 70 किलो जूल, तो 70 इंटू 1000 करना है, आर को 8.314 करना है, और K 25 डिग्री सेल्सियस से यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से K 25 डिग्री सेल्सियस में दिया है, वो पुट कर दो 298 केल्विन में, K 40 डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, मतलब K 40 डिग्री सेल्सियस में इसको सॉल्व करने से हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो रेट कांस्टेंट आ गया, तो रेट कांस्टेंट एट 40 डिग्री सेल्सियस अगर आ गया, तो वहाँ से हमारा कितना परसेंटेज डिकम्पोज हुआ वो भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो रेट कांस्ट, हाँ 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम 20 मिनट सेम है, तो log A0 बाई 80, तो A0 दिया है 80, हम लोग निकाल देंगे, A0 दिया है 0.3 A, हम लोग 80 निकाल देंगे। तो 80 के रेट कांस्टेंट 40 डिग्री सेल्सियस में जितना आएगा यहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ पुट करना है, 80 निकल जाएगा। तो अगर 80 निकल गया तो 80 क्या होगा? 80 होगा, कितना परसेंटेज डिकम्पोज किया है पूछ रहा है, तो मान लो 25% डिकम्पोज किया था, कितना बचा था? 75%। तो हम लोग क्या करेंगे? 100 माइनस परसेंटेज, 100 माइनस एक्स बाई 100 इंटू 0.3A, ये होगा हमारा 80, ठीक है। तो 80 अगर यहाँ पे ये पुट करेंगे, ये 0.3A कन्फ्यूजन करने के लिए दिया है, कैंसिल हो जाएगा, 100 माइनस एक्स बाई 100 इंटू 0.3A, ये होगा, ये लास्ट में कैंसिल हो जाता है। मतलब यहाँ पे अगर K निकल जाएगा 2.303 बाई 20 log 100 बाय 100 माइनस एक्स,
तो ये पुट कर देंगे, रेट कांस्टेंट जो यहाँ आएगा यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा x होगा परसेंटेज डिकम्पोजिशन। समझ में आए कि नहीं? समझ में आए कि नहीं? तो इनिशियली 20% 30% नाम को दिया है, वो कट हो जाएगा। यहाँ पे देखो कट हुआ था कि नहीं, यहाँ पे कट हो गया था ना, यहाँ पे 1/0.75 आया था। यहाँ पे भी देखो 100/100 माइनस 25 आया था कि नहीं? बोलो, क्या समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? सर कुछ ज़्यादा ही क्या, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन। हाँ, कैलकुलेशन पहले ज़माने में ऐसे आता था क्वेश्चन। पहले ज़माने में लोग मेहनत करते थे, अपना फिजिकल वर्क ज़्यादा करते थे, इसलिए उनका फिजिकल फिटनेस ज़्यादा रहता था। तो पहले ज़माने में लोग 100 साल जीते थे, 120 ईयर्स, 110 ईयर्स। ठीक है, मेरे मेरे बड़े पापा 110 ईयर्स जिए थे। ठीक है, लेकिन आज की डेट में मेरा दोस्त मेरे साथ जो पढ़ रहे हैं अभी, उनका किसका हार्ट अटैक में डेथ हो गया, किसका किडनी खराब हो गया, डेथ हो गया। तो हमारा टाइम में हमारा जनरेशन है, हमारा जनरेशन बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, बहुत नाजुक है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होता है। आज की डेट में क्वेश्चन में दिमाग लगता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन करना है तो उसको सोचो मत, हाँ ऐसे ऐसे हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर जब तक नहीं आता है तब तक करो। समझ में आया कि नहीं? इसमें 3 क्वेश्चन को मिक्स कर दिया। क्या क्या किया? तो फर्स्ट वो दिया कि A0 दिया, AT दिया, T दिया, रेट कांस्टेंट पूछा, ये फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि 298 में दिया है रेट कांस्टेंट, तो 40 डिग्री सेल्सियस 313 में रेट कांस्टेंट कितना होगा, ये दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट रेट कांस्टेंट ठीक है दिया है, तो रेट कांस्टेंट दिया है, तो A0 दिया है, तो 80 कितना होगा, तीसरा पार्ट। फोर्थ पार्ट, अगर 80 दिया है तो कितना परसेंटेज A0 का डिसोसिएशन हुआ। तो ये 4 जेई मेंस क्वेश्चन को मिक्स कर दिया, कैलकुलेशन भर दिया। ठीक है, सही है? बोलो। तो अभी का क्वेश्चन करें क्या? ये तो पुराने ज़माने का क्वेश्चन है। हाँ सर, एक दो तो अभी का करें। अभी का क्वेश्चन करते हैं, 2019 का क्वेश्चन करते हैं, अभी अभी जो हुआ। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन मैं करता हूं। ये नेक्स्ट पेज में चलो क्या? टू 2019 का क्वेश्चन। तो 2019 में हमारा रिजल्ट बढ़िया आया था। कौस्तव और सोहम है, वो लोग A01 में थे, मैं तो उनको पढ़ा रहा था। अभी इस साल A01 में नहीं पढ़ा रहा, A09 में पढ़ा रहा हूँ। 2019 का क्वेश्चन देखो कैसे आया था, तुम लोग कर लोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो इसका एक्सपेरिमेंट 4 एक्सपेरिमेंट दिया है, एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4, 4 एक्सपेरिमेंट दिया है। इसमें ए वैल्यू दिया है, एक रिएक्टेंट है उसका वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, फिर सी का वैल्यू दिया है। ठीक है, क्वेश्चन जो जैसे दिया है मैं लिख देता हूँ। फिर इसमें बोला है यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन। तो ए का वैल्यू दिया है 0.2, 0.2, 2 का वैल्यू दिया है 0.2, ये भी 0.2,
ये भी दिया है 0.2, ये दिया है 0.3, अब बी का वैल्यू दिया है 0.1, 0.1, इसका वैल्यू दिया है 0.2, इसका दिया है 0.1, इसका 0.1। पहले क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद हम लोग सोचेंगे क्या पूछा है, कैसे करना है, क्या फॉर्मूला यूज होगा, फिर लास्ट में फीडबैक देंगे क्वेश्चन इजी था कि डिफ़िकल्ट था, है कि नहीं। तो मैं कर सकता हूँ कि नहीं। 6 × 10⁻⁻5 दिया है, फिर दिया है 6 × 10⁻5, सेकेंड में भी सेम है रेट, और 1.2 × 10⁻4, 1.2 × 10⁻4, फिर दिया 9 × 10⁻5। ये रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट लिखा है इसमें, मोल डेसीमीटर क्यू, 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यू होता है। सेकेंड इन्वर्स ये दिया है, और जो ABC का यूनिट दिया है मोल पर डेसीमीटर क्यू, सबका यूनिट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मोल डेसीमीटर क्यू, स्पेस थोड़ा कम है, लिख दिया। उसके बाद फिर थोड़ा सा एक लाइन लिखा है, दी रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन फॉर ए। तो अभी आर्काइव फिटजी से मिल रहा है, तुम लोग ले लो सब लोग। हाँ सर मिल गया है। हाँ, पेज नंबर 42। आर्काइव तुम्हारे लिए बाइबल है, भगवत गीता है, उसको करना है जैसे भी। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो, एक क्रिश्चियन आदमी क्या करता है, वो बाइबल घर में रखता है, हर संडे को चर्च जाता है और रोज बाइबल पढ़ता है। और जो मुस्लिम लोग होते हैं ना, वो लोग रेगुलरली दिन में 4 बार प्रेयर करते हैं, लेकिन हम लोग हिंदू लोग हैं, कुछ नहीं करते हैं, खाली खा पी के जी रहे हैं, नहीं कोई प्रेयर नहीं, कुछ नहीं। जब मन किया कर लेते हैं, जब हम लोग दुखी होते हैं तब प्रेयर करते हैं, जब हम क्राइसिस में रहते हैं तब गॉड को बुलाते हैं, जब एग्ज़ाम देने जाओगे तब थोड़ा सा प्रेयर कर लो, नहीं ऐसे हम लोग करते हैं। तो क्यों मैं बोल रहा हूँ इसको बाइबल, क्योंकि रोज इससे क्वेश्चन करना है। समझ में आया। इससे रोज क्वेश्चन करोगे तभी जेई में अच्छा रैंक मिलेगा। और बाइबल को कंप्लीट करना है। क्रिश्चियन लोग बाइबल कंप्लीट पढ़ता है, एक चैप्टर पढ़ेगा एक दिन, एक हफ्ते में। चलो अभी हम लोग सब्जेक्ट पे आते हैं, ठीक है। आर्काइव को कम्प्लीटली सिंसियरली ऑनेस्टली कंप्लीट करना है। और उसमें जब क्वेश्चन बनाओगे, मैं 1 मिनट के लिए बोल रहा हूँ, आर्काइव में क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन अपने से बन जाएगा एक ही अटेम्प्ट में उसको कोई मार्क मत करो। जो क्वेश्चन अपने से एक ही अटेम्प्ट में नहीं बनेगा उसको मार्क कर लो। जो क्वेश्चन दूसरे अटेम्प्ट में बन जाएगा उसको एक अलग मार्किंग करो। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा, टीचर या फ्रेंड से पूछोगे, उसको एक तीसरा मार्किंग कर लो। तो एग्ज़ाम से पहले जो जो क्वेश्चन अपने से नहीं बना था उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। तो ऐसे अगर कर लोगे, कोई भी एग्ज़ाम दे दो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। तो अभी क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में एक रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन का इक्वेशन नहीं दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इसमें ABC जो है वो रिएक्टेंट ही होगा। तो ये ABC रिएक्टेंट होगा, तो ABC का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, कितना एक्सपेरिमेंट किया है, और इसमें रेट ऑफ रिएक्शन दिया है। और रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट दिया है, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट दिया है।
तो रेट ऑफ रिएक्शन ए अगर 0.15, बी इतना होता है, सी इतना होता है, रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा पूछा है, मतलब y इंटू 10⁵ तो y का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या चाहिए हमें? रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमें चाहिए रेट कांस्टेंट चाहिए, और a टू दी पावर क्या होगा? ऑर्डर। b टू दी पावर क्या होगा? ऑर्डर। c टू दी पावर क्या होगा? ऑर्डर। ऑर्डर चाहिए, उसका ऑर्डर चाहिए और रेट कांस्टेंट चाहिए, वो मिल जाएगा तो y हमारा आ जाएगा। तुम लोग 2-3 मिनट या 5 मिनट इसको सोच लो कैसे करना है, अगर हो जाता है तो बताओ मेरे को आंसर। सर हम्म सर अगर R1 इक्वल टू के ऐसे करके अगर R1 R2 R3 R4 लिखेंगे तो फिर बाद किसी दो को डिवाइड करके XYZ मिल जाएगा, हम्म 0 Z इक्वल टू हम्म कैसे ऑर्डर निकाल सकते हैं। बस सही है। सर हम इन चारों का जो रेट इक्वेशन लिखेंगे सर, सब में k का वैल्यू तो सेम ही होगा ना? हाँ, सब में सेम होगा। तो K का वैल्यू सेम होगा और XYZ सेम होगा, तो फिर वो मोल का तो नंबर दिया है तो फिर वो फ्रैक्शन बन जाएगा और y तो 0 आ रहा है, z -1 आ रहा है, अच्छा, x और की इक्वेशन लिखी जाएगी। और एक्स एक काम करते हैं हम लोग, एक चीज़ याद रखो कि हम लोग ये जो रेट दिया है और उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया है, हम लोग सबको कंपेयर करेंगे, लेकिन 3 वेरिएबल है इसमें, एक्स वाई जेड वेरिएबल है, रेट कांस्टेंट तो कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने से। तो हम ऐसे लेंगे जिसमें 2 चीज़ सेम रहेगा, एक अलग होगा। तो हम क्या करते हैं, R1 ले लेते हैं, k इंटू ए कितना है 0.2 इंटू एक्स, और b कितना है 0.1 इंटू वाई, सी कितना है 0.1 इंटू जेड। हम R1 ले लेते हैं और एक लेते हैं जिसमें 2 सेम रहेगा, एक अलग होगा।
दो सेम है एक अलग है, तो हम R3 लेते हैं। R3 में A और B सेम है, C अलग है, तो हम R3 लेते हैं। R3 क्या होगा, K इंटू 0.2 टू दी पावर X और 0.1 टू दी पावर Y और हो गया 0.2 टू दी पावर Z। तो R1 दिया है 6 इंटू 10⁻5, 6 इंटू 10⁻5। R3 दिया है 1.2 इंटू 10⁻4, तो हम इसको 12 कर देते हैं। 12 करने से 10⁻5 आएगा। तो R3 R1 दिया है, इसमें एक्स वाई का जो वैल्यू है, उसका अंदर जो वैल्यू है वो सेम है। तो अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, मतलब R3 बाई R2 कर देते हैं। R3 बाई R2 करने से 12/6 कितना हो गया, 10⁻5, 10⁻5 कैंसिल। R3 बाई R2 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, आएगा कि नहीं। तो इसमें के सब कैंसिल, एक्स वाई सब कैंसिल, तो ये आएगा 0.2 बाई 0.1 टू दी पावर जेड आ रहा, मतलब 2 टू दी पावर जेड। 2 टू दी पावर 1 इक्वल टू 2 टू दी पावर जेड आ रहा है। तो जेड कितना होगा बोलो भाई, यहाँ पे 1, Z1 आ गया, तो बढ़िया है, हमारा Z आ गया। अब हम लोग देखेंगे और कोई इक्वेशन ऐसा है जिसमें दो सेम है अलग है। इक्वेशन 1/4, तो R4 ले लेते हैं। तो R4 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर -5, दैट इज इक्वल टू K इंटू 0.3 टू द पावर X इंटू 0.1 टू द पावर Y इंटू 0.1 टू द पावर Z, ये है। तो हम क्या करेंगे, R4 बाई R1 कर देते हैं। तो R4 बाई R1 करने से क्या आएगा, 9/6 आएगा। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। 9/6 10⁻5 कैंसिल हो गया, के कैंसिल हो गया। तो इसमें YZ सेम है, R1 में जो YZ है इसका YZ भाग सेम है, तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो 0.3 बाई 0.2 टू दी पावर X आएगा, मतलब 3/2 टू दी पावर X आ रहा। तो 9/6 को 3 जा 9, 3 2 जा, मतलब 3/2 टू दी पावर 1 इज इक्वल टू 3/2 टू दी पावर X। तो X कितना होगा बोलो, X भी 1 आ गया, Z भी 1, X1 Z1, Y कितना आएगा अब देखते हैं। जिसमें Y अलग है, XZ सेम है, क्या ऐसा है XZ, हाँ 1 2 देखो, 1 2 इक्वेशन देखो, XZ वाला XZ वैल्यू वाला सेम है, Y डिफरेंट है। तो 1 R2 ले लेते हैं। फिर R2 इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू, हाँ 6.75 आंसर है, हाँ वेरी गुड, करेक्ट। तो R2 है 6 इंटू 10 टू द -5, R2 6 इंटू 10 टू द -5, R2 को हम लिखेंगे K इंटू 0.2 टू द पावर X इंटू 0.2 टू द पावर Y इंटू 0.1 टू द पावर Z। अगर हम R2 R1 को डिवाइड करते हैं, R2 बाई R1 कितना आता है, 1 आता है। तो 1 इज इक्वल टू, सेम है ना, ये दोनों सेम है, तो 1 इज इक्वल टू के कैंसिल हो गया, और R2 R1 X वाला चीज़ कैंसिल हो गया, Y वाला चीज़ आएगा 0.2 बाई 0.1 टू द पावर Y, और Z भी कैंसिल हो गया, मतलब 2 टू द पावर Y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर Z, मतलब Y इज इक्वल टू 0 आएगा। सही है, तो Y0 X1 Z1 आ गया। तो रेट कांस्टेंट हमें चाहिए, कोई भी एक इक्वेशन ले लो उसमें रेट कांस्टेंट आ जाएगा एक्स वाई जेड पुट करने से, नहीं बोलो। तो रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू, मैं कोई भी एक इक्वेशन ले रहा हूँ, ये वाला ले रहा हूँ, फर्स्ट वाला इक्वेशन, जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर उसके बाद कर लोगे ना, अगर K निकाल देते हो, कुछ स्टूडेंट K निकाल के करेंगे, मैं उनके हिसाब से कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे 6 इंटू 10⁻, हाँ -5 बाई 0.2 इंटू 1 कर दो, 0.1 इंटू 0 कर दो और 0.1 इंटू 1 कर दो, तो के आ गया। अब के आ गया, ये बोल रहा है ये कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, के तो कांस्टेंट होगा, तो रेट क्या होगा? तो इसका रेट क्या होगा यहाँ पे कर लेते हैं, रेट इज इक्वल टू के कितना आया 0.3 इंटू 10⁻³ इंटू ए है 0.15, तो 0.15 टू द पावर 1 कर दो इंटू 0.25 टू द पावर 0, क्योंकि y 0 है, इंटू 0.15 टू द पावर 1। ये सब करने से कितना आ रहा है 6.75, हाँ -5, तो इसका y का वैल्यू 6.75। जो 6.75 लिख देगा उसको 4 मार्क्स था, इसमें 4 मार्क्स मिल जाएगा। तो क्वेश्चन इजी है कि डिफिकल्ट है? माने इसमें तो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है ना, लेकिन थोड़ा सा माइंड यूज करना है कि नहीं? तो हाँ, माने आजकल क्वेश्चन जो ऐसे आएगा, मतलब कैलकुलेशन कम रहेगा लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। ये 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है? तो अभी सब लोगों के पास आर्काइव तो मिल गया है ना, आर्काइव आ गया सबके पास। जिनको आर्काइव नहीं मिला है, तुम लोग स्कूल ये फिटजी जाके आर्काइव कलेक्ट कर लो और आर्काइव से क्वेश्चन बनाओ, सही है? तो आरएनएस इक्वेशन जो है, आरएनएस इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसका रिलेटेड क्वेश्चंस आर्काइव में दिया है, तो उससे क्वेश्चन बनाओ। कोई अगर डाउट होगा तो मेरे को व्हाट्सअप कर दो, नहीं तो कॉल कर लो, फ़ोन कर लो, ठीक है? रात को लेकिन फ़ोन करना, राइट? तो फिर मैं क्लोज करता हूँ आज के लिए।